तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज से आपके फ्री प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो रही है। लगभग 50 प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं आपके पटवारी एग्जाम से पहले। और अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं तो सामान्य प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट है, जो सबसे बड़े डर का विषय बना हुआ है, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाला है। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, जिन जिन भी एग्जाम में मैनेजमेंट के प्रश्न आते हैं। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जिसमें नए प्रश्न नहीं बनाए जा सकते हैं, तो व्यापम यही करेगा कि जो भी पुराने प्रश्न होंगे उन्हीं पुराने प्रश्नों को यहाँ पर रिपीट करने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो पुराने प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, साथ ही साथ में ऐसे प्रश्न जो नए बनकर के आपके एग्जाम में आएंगे उनको भी हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस सीरीज को लगा डाला तो मैनेजमेंट झिंगा लाला, यानी कि मैनेजमेंट से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 50 फ्री प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि एक बार आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसका पीडीएफ देख लें, तो आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज के सामान्य प्रबंधन फ्री प्रैक्टिस सेट 01। देखिए, तो पहला प्रश्न है, मूल्य नीति इनमें से किसके पक्ष में होती है? मूल्य नीति क्या होती है? तो मूल्य नीति का अर्थ है कि कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं तो उसको बाजार में कितने दर पर बेचनी है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें कि सबको फायदा हो। ठीक है, तो देखिए, उपभोक्ता के पक्ष में होती है, सरकार के पक्ष में होती है, उत्पाद निर्माता के पक्ष में होती है, या फिर इनमें से सभी। चलिए आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि इनमें से सभी के पक्ष में होती है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, जब भी किसी मूल्य नीति का निर्माण किया जाता है तो यह बात जो है वो ध्यान में रखी जाती है कि यह मूल्य नीति जो है वो उपभोक्ता के भी पक्ष में हो, सरकार के भी पक्ष में हो, और निर्माण करने वाली कंपनी सभी के लिए फायदेमंद हो, तभी उस मूल्य नीति का अर्थ है। ठीक है, मान लीजिए अगर जो उपभोक्ता निर्माण कंपनी है, मान लीजिए उसको अगर फायदा नहीं होगा, अगर फायदा नहीं होता है तो वो क्यों किसी भी चीज को बनाएगी। तो इस तरह से मूल्य नीति का निर्माण किया जाता है कि इन तीनों लोगों को, उपभोक्ता के भी पक्ष में हो यानी कि हमको भी ज्यादा महंगा ना हो, और सरकार के पक्ष में हो यानी सरकार को भी कुछ फायदा हो, तभी तो सरकार उसके लिए नए नए प्रयास करेगी उसको बढ़ाने के, और उत्पाद निर्माता यानी जो उसका निर्माण कर रहा है उसके भी पक्ष में होगा, तभी तो वो नई नई चीजों का निर्माण करेगा। तो तीनों के पक्ष में होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा मूल्य नीति निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, स्थायी लागत प्रति इकाई कब बढ़ जाती है? यानी जो स्थायी लागत होती है, जो मेन कीमत होती है, वो प्रति इकाई एक एक सामान पर कब बढ़ जाएगी, कैसे, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति आएगी जब वो लागत बढ़ जाती है, यानी जब वो चीज़ महंगी हो जाती है। कुल मिलाकर ये आपसे बोला जा रहा है, जब उत्पादन कम हो, जब उत्पादन ज़्यादा हो, जब उत्पादन पूर्ववत रहे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जब उत्पादन कम हो जाता है तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। देखिए, जब उत्पादन कम होता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, इस वजह से प्रति इकाई मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। अब देखिए समझ लीजिए, मैनेजमेंट मुख्यतः एक समझने का ही विषय है। मान लीजिए हम एक मार्कर लेकर के आए, ठीक है। अब ये मार्कर पहले 10 रुपए की आती थी, ठीक है, और 1000 मार्कर बनती थी और प्रति मार्कर 10 रुपए की आती थी। तो 10 रुपए उसका बिल्कुल फिक्स प्राइस था। अब क्या हुआ, मार्कर की मान लीजिए सामान की कीमतों में वृद्धि हो गई और अब 100 मार्कर ही बन रही है, तो क्या अभी वो 10 रुपए की मिलेगी? नहीं भाई, अब वो 10 रुपए की नहीं मिलेगी। अब वो एक मार्कर ही आपको कम से कम 50 रुपए की मिलेगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उत्पादन कम होने लगा, चीजें कम पहुंचने लगी कंपनी के पास में, तो कंपनी ने इस मार्कर को बनाने का उत्पादन कम कर दिया। उत्पादन कम किया तो बाजार में कम मिली, बाजार में कम मिली तो क्या हुआ, चीजों की कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो प्रति इकाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब उत्पादन कम होता है तो चीजों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुल लागत इनमें से क्या शामिल होता है? यानी कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है? मुख्य लागत शामिल होती है, कारखाने की लागत शामिल होती है, उत्पाद लागत शामिल होती है, या फिर इनमें से सभी? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं वो मुख्य लागत में यानी कि टोटल लागत में शामिल होते हैं। तो देखिए, कुल लागत का अर्थ है उस वस्तु को बनाने में कितना खर्चा हुआ है। इन सभी में मुख्य लागत, कारखाना लागत और उत्पाद लागत, ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। वही मार्कर का ही उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण कुछ अलग अलग नहीं देंगे जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर को बनाने में क्या क्या टोटल खर्चा कितना हुआ था? जो मुख्य लागत है, जो मान लीजिए प्लास्टिक वगैरह लेकर के आए हैं, तो एक तो वो हो गया, ठीक है। कारखाने की लागत, अगर हम कारखाने में बनाएंगे तो कारखाने के कर्मचारियों को भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो दूसरी लागत हो गई। और जो उत्पाद लागत है, यानी कि टोटल हमने तैयार कर लिया, अब उसको पैकिंग के लिए भेज दिया, तो वहां भी कुल लागत लगेगी। तो ये तीनों मिलकर के ही कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है,
ये तीनों ही मिलकर के टोटल कॉस्ट कहलाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी जो है वो टोटल लागत के अंतर्गत आती हैं, टोटल कॉस्ट के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही हम आपके लिए आबकारी का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी फ्री प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लेकर के आएंगे, सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से स्थायी लागत का उदाहरण कौन सा है? स्थायी लागत का मतलब है फिक्स प्राइस, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखें। प्रत्यक्ष सामग्री लागत, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, चार्ज योग्य लागत या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि कार्यालय प्रबंधक का वेतन। ठीक है, चलिए सारी चीजें आपको हम समझा देंगे। देखिए, स्थायी लागत वह लागत होती है जो कभी बदलती नहीं है, इसलिए कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन स्थायी माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, मान लीजिए आप कोई सामग्री लेकर के आ रहे हैं, मान लीजिए प्लास्टिक की लेकर के आ रहे हैं, मार्कर बनाने में प्लास्टिक लेकर के आ रहे हैं। आज प्लास्टिक मान लीजिए आपको 100 रुपए किलो मिल रही है। ठीक है, मान रहे हैं, कल वो लागत 120 रुपए किलो हो जाएगी, तो वो तो चेंज होती रहेगी भाई, स्थायी तो नहीं है वो। ठीक है, अब अगर चार्ज योग्य लागत, मान लीजिए उसको बनाने में आज मजदूर कुछ और पैसा ले रहा है, ठीक है, कल महंगाई होगी, कल मजदूर कुछ और पैसा लेने लगेगा। ठीक है, तो वो भी आपकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो कर्मचारी का, जो कार्यालय प्रबंधक का वेतन होता है, जो मैनेजर है, वो मैनेजर का वेतन फिक्स होता है। मैनेजर से आपने कह दिया भाई आपकी जॉब लगी है और आपको हम 50,000 रुपए महीना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल फिक्स हो गया, यानी कि ये आपकी स्थायी लागत हो गई। तो स्थायी लागत का उदाहरण कौन सा हो गया? कार्यालय प्रबंधक का जो वेतन है वो स्थायी लागत का उदाहरण हो जाएगा। देखिए, जनरल मैनेजमेंट को आप अगर अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें भाषा ऐसी होती है ना कि आप फंस करके रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि सक्सेस जंक्शन को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली आपके सामने ये प्रैक्टिस सेट आया करेगा दोपहर में 3 बजे, और उसके बाद जो आबकारी वाला जैसे ही प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे हम, कल या परसों में आबकारी का प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे, तो वो आपको शाम को 4 बजे मिला करेगा, तब ये जो है दोपहर में 2 बजे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा कारखाने का ऊपरी व्यय नहीं है, यानी कि जो अतिरिक्त जो खर्चा है वो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, कारखाना बीमा, प्लांट पर कमी, वेतन या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। सही आंसर है इसका सी, यानी कि जो वेतन है वो ऊपरी व्यय नहीं है। देखिए, समझिए प्रश्न को। वेतन को कारखाने का ऊपरी व्यय नहीं माना जाता है, क्योंकि यह पहले से ही नियत रहता है। अब देखिए, कारखाने का बीमा है, मान लीजिए आपने बीमा करवाया कारखाने का, टूट फूट हुई तो कारखाने का बीमा आपको डेली जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए आज उसकी प्राइस कुछ बढ़ गई है, ठीक है, तो वो आपकी किस्त जो है बढ़ गई है, तो वो तो बदलता रहता है, यानी कि वो नियत नहीं है। यानी कि क्या है, वो ऊपरी व्यय, जो ये जो व्यय होगा वो ऊपरी व्यय होगा, यानी कि आपको अलग से उसका खर्चा वर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, प्लांट पर किसी चीज़ की कमी आ गई तो उसके लिए भी आपको ऊपर से अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जो वेतन होता है, जो जैसे कि हमने आपको बताया था, कर्मचारी का वेतन जो होता है, प्रबंधक का वेतन होता है, वो फिक्स होता है, वो ऊपरी व्यय नहीं है। वो आप इसी में से आपने जब कोई भी मार्कर मार्कर बनाने कारखाना आपने चालू किया होगा तो ये आपने सोचा होगा कि भाई 50,000 रुपये तो हमको प्रबंधक का वेतन देना पड़ेगा, तो ये फिक्स है, ये आपका ऊपरी व्यय नहीं है, आप पहले से ही सोच करके रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कारखाने के बीमा जो है वो तो आपने सोचा था कुछ और, लेकिन उसमें अगर बढ़ गया तो ऊपर से आपको कुछ और देना पड़ रहा है। प्लांट में किसी चीज़ की कमी हो गई तो ऊपर से आपको व्यय करना पड़ रहा है। तो ये दोनों तो ऊपरी व्यय में आ जाते हैं, लेकिन जो वेतन होता है वो फिक्स होता है, वो ऊपरी व्यय में नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा डूबी लागत का उदाहरण है? मशीन, भवन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब डूबी लागत का क्या अर्थ है? डूबी लागत का अर्थ है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई, कोई चीज़ खड़ी की, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, वो खराब हो गई या फिर गिर गई या टूट फूट गई, तो क्या हो जाएगी, एक तरह से आपका पैसा डूब गया। ठीक है, तो चलिए आंसर देते हैं। प्रश्न का सही आंसर होगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को। मशीन और भवन दोनों ही डूबी लागत का उदाहरण है, क्योंकि मशीनों के खराब हो जाने पर और भवनों के गिर जाने पर यह राशि आपकी डूब जाती है। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा भवन यहाँ पर बनवाया, अपनी कंपनी तैयार की, लेकिन आपको इसमें घाटा हो गया। मान लीजिए आपने जिस जगह पर खोला था वो जगह आपके लिए सुटेबल नहीं है। अब आप अपनी कंपनी को दूसरी जगह लेकर के जाएंगे, लेकिन क्या आप इस भवन को ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो ये आपका पैसा क्या हो गया, डूब गया। ठीक है, मशीनों की बात कर लेते हैं। आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, आपने उससे 1 साल काम लिया, ठीक है, अब क्या हुआ, अब उस मशीन में घिसावट हुई, ठीक है, उसकी मरम्मत आपने कराई, वो टूट फूट गई, तो क्या हुआ, आपका पैसा डूब ही तो गया। ठीक है ना, तो ये जो दोनों चीज़ें जो है वो आपकी डूबी लागत के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा कि सबसे बेहतरीन जो कंटेंट होगा वो आपको सक्सेस जंक्शन पर मिलेगा। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, ये नए नहीं बनाए जाएंगे। जो भी व्यापम ने एग्जाम कराए हैं अब तक, वही जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है,
तो उनको भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसा अपडेट जो नया बनने का चांस है, किस तरह से घुमा करके प्रश्नों को लेकर के आएंगे, उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और सेम ऐसा ही हम आबकारी के साथ भी करने वाले हैं। आबकारी में सबसे लेटेस्ट जो प्रश्न होगा, सबसे लेटेस्ट कंटेंट, जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ होगा उसके साइंस के प्रश्न, जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसके एमपी के प्रश्न, जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसके हिंदी के प्रश्न, ये सारे प्रश्न हम ऐसे ही कवर करेंगे बिल्कुल, ठीक है। जो मैथ के प्रश्न होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट के लिए जाना जाता है सक्सेस जंक्शन, ठीक है। अब अगर आप चाहो कि 2013 का पेपर लगाओ पुलिस का, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2013 में पूछा जाता था कि भारत की राजधानी क्या है, आप दिल्ली लगा देते थे। अब पूछा जाता है कि भारत की राजधानी को दिल्ली कब बनाया गया, या नया जो जो आपका कर्तव्य पथ है, ये कर्तव्य पथ लाल किले के सामने वाला जो पथ है, इसको कर्तव्य पथ किसने नाम दिया। तो अब ऐसे डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही कंटेंट को हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से स्थिर लागत के उदाहरण कौन कौन से हैं, देखिए। जो स्थिर, जो बिल्कुल फिक्स प्राइस है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। कारखाने के भवन का किराया, प्रबंधक का वेतन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, पहले ही बता चुके हैं। प्रबंधक का जो वेतन होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा। प्रबंधक का वेतन स्थिर लागत का उदाहरण है, और जो भवन का किराया है वो समय समय पर बदलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए भवन का किराया का मतलब क्या है, एक तो आपका किराया हो गया, दूसरा बिजली का जो मान लीजिए आपकी कॉस्ट आ रही थी, आज 8 रुपये प्रति यूनिट है, कल 10 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी, परसों 12 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी, तो वो तो फिक्स नहीं है ना। लेकिन प्रबंधक को जब आपने नौकरी पर रखा होगा तो आपने बोला कि भाई आपको हम 50,000 रुपये प्रति महीना देंगे, तो जो प्रबंधक का वेतन होगा वो बिल्कुल स्थिर लागत का उदाहरण होगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समामेलन का क्या अर्थ होता है, ठीक है। समामेलन क्या है, आइए देखते हैं। एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को लेना, दो या दो से अधिक व्यवसायों का मिश्रण, अन्य कंपनी में शेयर लेना, या फिर सभी। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि दो या दो से अधिक जो व्यवसाय होते हैं, जब वो एक हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, समामेलन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको समझा देते हैं कि समामेलन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए वोडाफोन है, ठीक है, और आइडिया है। वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर के क्या बन गए, वी बन गए। वी आई बोलते हैं ना, वी आई की सिम, भैया वी आई की सिम ले लो, रात में 12 से सुबह 6 बजे तक फ्री चलती है, फ्री नेट चलता है ना। तो ये वी बन गया, यानी कि इन लोगों ने क्या किया, ये आपस में समामेलन कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। अब एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को लेने का मतलब है कि एक संगठन दूसरे संगठन को खरीद ले, तो जो खरीदने वाली चीज होती है वो यहाँ पर समामेलन नहीं कहलाती है, याद रखिएगा। समामेलन क्या है कि दोनों लोग आपस में मिल करके एक दूसरे में मिल जाए तो वो समामेलन है। और अगर कोई चीज मान लीजिए जैसे कि आपका फेसबुक है, फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को खरीद लिया, तो ये समामेलन नहीं कहलाएगा, ये तो खरीदा गया है ना, उनकी इच्छा तो नहीं थी, ये तो खरीदा गया, एक तो नहीं हुए, उनने उनके ऊपर कब्जा कर लिया या फिर पैसा देकर खरीद लिया है। लेकिन वोडाफोन आइडिया में क्या हुआ, ये दोनों आपसी मेल मिलाप के साथ में दोनों ने आपस में ही सम्मेलन कर लिया, यानी आपस में ही मिल गए हैं। तो दो चीजों का आपस में एक दूसरे के साथ में मिल जाना समामेलन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, 2 दिन बाद इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर मिल जाया करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकरण से क्या अभिप्राय है, यानी कि एकीकरण का क्या अर्थ होता है, आइए देखते हैं। आंतरिक विस्तार, बाहरी विस्तार, आंतरिक एवं बाहरी दोनों विस्तार, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि बाहरी विस्तार। अब एकीकरण से बहुत से लोग ये सोचे होंगे एकीकरण का अर्थ होता है कि दो लोग मतलब सब चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए, यही एकीकरण हो जाता है। लेकिन मेरे भाई ये मत भूलना, एकीकरण का अर्थ होता है बाहरी विस्तार। अब आइए पूरा आपको समझाते हैं, पहले इसका थोड़ा सा आपको जानकारी दें। अपने से बाहर किसी वस्तु अथवा देश को अपने में जोड़ लेना ही एकीकरण कहलाता है, अर्थात जो बाहरी विस्तार है वो एकीकरण कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए भारत की बात करते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए अपना भारत है, तो अंदर तो हमारा भारत एक है ही है ना भाई, तो अंदर क्या आप एकीकरण करेंगे, आपको तो बाहर से एकीकरण करना है, यानी कि अमेरिका को अपने साथ मिलाना है, ठीक है, रूस को अपने साथ मिलाना है, पाकिस्तान को मिलाना है। पाकिस्तान तो मिलेगा नहीं, बेचारा डर रहा है वैसे ही वैसे ही उनको डर लगा हुआ, उनकी तो बातें छोड़ दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटाओ इसको। चलो बाकी जो रूस है, रसिया, चाइना वगैरह, इनको आप अपने में मिलाना क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। यानी कि जो बाहरी विस्तार होगा, जो अपन बाहर विस्तार करेंगे वो एकीकरण कहलाएगा, आंतरिक विस्तार एकीकरण नहीं कहलाता है। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकीकरण का मतलब है आंतरिक एवं बाहरी, ये वाला ऑप्शन लगाकर चले जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। केवल केवल जो बाहरी विस्तार होता है वही आपका एकीकरण कहलाता है। एलपीजी आई थी ना, एलपीजी मनमोहन सिंह के टाइम पर, जब मनमोहन सिंह मतलब नरसिम्हा राव जब मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जब थे, तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाहर वाली जो कंपनी थी उसको इनवाइट किया था, यानी कि उन्होंने बाहरी विस्तार किया था। एलपीजी जो पॉलिसी आई थी, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जैसा हमने कहा था कि 1 तारीख से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, तो आज 2 तारीख है, थोड़ा सा लेट है, लेकिन हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया। डेली आपको पटवारी का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है और आबकारी का बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विकास की गिरती स्थिति में इनमें से क्या परिणाम सामने आएगा। मान लीजिए विकास हो रहा था, अचानक से विकास गिरने लगा, तो क्या परिणाम सामने आएगा विकास गिरने का, ठीक है।
चलिए, उद्यम को जीवित रखना कठिन हो जाएगा, उद्यम को तेजी से हानि होगी, उद्यम जो है वो बंद हो जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी। उद्यम का मतलब क्या है? जो हमारा जो अपना बिजनेस है, बिजनेस मतलब उद्यम, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सही आंसर डी यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए, विकास की गिरती स्थिति को ही मंदी कहते हैं। मंदी का नाम आपने कई बार सुना होगा भाई, अमेरिका में मंदी आ गई, विश्व में मंदी आ गई, ठीक है। तो मंदी का अर्थ क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मंदी की स्थिति में बड़े बड़े उद्योगों को बंद करने की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा भाई, अमेरिका से उनकी जॉब छूट गई, यहाँ से तो गए थे अमेरिका जॉब करने, डॉलर में कमाएंगे, पर अमेरिका मंदी आ गई, वापस भारत लौट करके आ गया, ठीक है। तो मंदी की स्थिति में क्या होता है, ये तीनों चीज़ें होती हैं। उद्यम को जीवित रखना मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। मान लीजिए आप ये मार्कर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब मार्कर पहले इसका खर्चा 5 रुपये आता था, ठीक है, और आप 10 रुपये में बेचते थे, आपको फायदा होता था 5 रुपये का। अब क्या हुआ, अब भाई इसका खर्चा ही 12 रुपये आने लगा, और ये जो चीज़ है वो 10 में ही बिक रही है। कोई अगर आप 12 में करते, कोई खरीद नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको 2 रुपये का लॉस होगा। और ऐसे में क्या होगा, आपको उद्यम को जीवित रखना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उद्यम को तेजी से हानि होने लगी, 2-2 रुपये की हानि होने लगी, तो तेजी से हानि होने लगी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो उद्यम है, आपका जो बिजनेस है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो विकास की गिरती स्थिति में ये तीनों परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये देखिए, हाँ जी, तो इतने प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए थे। चलिए ठीक है, चलिए अब आपको बता दें क्या करना है आपको। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसकी PDF भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, बाकी जल्द ही कल आपका हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, और आबकारी का भी प्रैक्टिस सेट आपको कल से ही शुरू हो जाएगा। आबकारी का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर हम कवर करेंगे MP जी के बिल्कुल लेटेस्ट जो प्रश्न होंगे, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं, जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है। और जो आपका साइंस वगैरह होता है, तो साइंस के भी एकदम लेटेस्ट प्रश्न। अब ये लेटेस्ट प्रश्न कौन से मिलेंगे, तो अभी आपका ग्रुप D का एग्जाम हुआ रेलवे का, बिल्कुल लेटेस्ट अभी उसकी आंसर किया है, ये वहाँ से हम कवर करेंगे। NTPC का बिल्कुल लेटेस्ट वहाँ से हम कवर करेंगे। उसके बाद में जो आपका MP पुलिस का बिल्कुल लेटेस्ट आया, वहाँ से हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल लेटेस्ट जो कंटेंट होगा वो आपको आबकारी के जो प्रैक्टिस सेंटर होंगे उनमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो घंटी का बेल आपको सामने दिखाई रहा होगा ना, घंटी ऐसे बनी होगी। अब भाई ड्राइंग अपनी खराब है, ठीक है ना, तो ऐसे घंटी जो बनी हुई होगी उसको आपको दबाना है। उसके बाद उसके ऊपर लिख करके आएगा ऑल, उस ऑल को ऑल पर आपको सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए, बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।